घटना हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला के संजौली इलाके की है। 13 जून 2026 शाम का वक्त था। पहाड़ों की ठंडी हवाओं के बीच लोग रोज की तरह अपने अपने घरों की ओर लौट रहे थे। देवभूमि कहे जाने वाले इस शांत राज्य में किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था कि अगले कुछ ही पलों में यहां एक ऐसी खौफनाक वारदात होने वाली है जो पूरे देश को झकझोर कर रख देगी। दरअसल 41 साल की मनीषा मित्तल, जो वहां के प्रतिष्ठित सरस्वती पैराडाइज इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल की संचालिका थीं, स्कूल के मेन गेट से कुछ कदम बाहर निकलती हैं। तभी संकरे पहाड़ी रास्ते पर पहले से घात लगाकर बैठे 2 नकाबपोश हमलावर अचानक उनके सामने आ जाते हैं। इससे पहले कि मनीषा कुछ समझ पाती या खुद को संभाल पाती, काले कपड़ों में लिपटे एक शूटर ने अपनी जेब से पिस्तौल निकाली और महज 3 फीट की दूरी से पॉइंट ब्लैंक रेंज पर उन पर गोलियां दागनी शुरू कर दी। पहली गोली लगते ही मनीषा दर्द से चीखते हुए जमीन पर गिर पड़ी, लेकिन हमलावरों के सिर पर मानो खून सवार था। तभी सामने सफेद शर्ट पहने दूसरा शूटर आगे बढ़ता है और जमीन पर गिरी मनीषा पर ताबड़तोड़ कई राउंड फायर कर देता है। दोनों हमलावर यह सुनिश्चित करना चाहते थे कि मनीषा के बचने की कोई भी गुंजाइश बाकी न रहे। कुछ ही सेकंड्स में पूरे इलाके में हड़कंप मच जाता है। लोग कुछ समझ पाते उससे पहले ही दोनों शूटर वहां से बड़ी आसानी से फरार हो जाते हैं। लेकिन इस पूरी कहानी का सबसे डरावना पहलू यह नहीं है कि शिमला जैसी सुरक्षित मानी जाने वाली जगह पर एक महिला की दिन दहाड़े हत्या कर दी गई। सबसे हैरान कर देने वाली बात यह है कि मनीषा मित्तल को अपनी मौत का अंदाजा पहले से ही था और पिछले कई हफ्तों से वह चीख चीख कर पूरी दुनिया को बता रही थी कि उनकी जान खतरे में है। उनका अपना सगा भाई उन्हें मरवा देगा। जैसे मैंने फेसबुक के ऊपर अपना लाइव डाला, पुलिस को मैंने फोन किया तो पुलिस कहती है जब लड़ाई झगड़ा होगा तब हम आ जाएंगे। कि क्या ये जब मुझे मार देंगे, मैं अकेली हूँ यहाँ पे अपनी बेटी के साथ में, तभी ये लोग मेरी मदद करेंगे। एसपी सर को भी फोन किया मैंने। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, फेसबुक लाइव किया, पुलिस से मिन्नतें की, बार बार अपनी सुरक्षा की गुहार लगाई। लेकिन बड़े अफसोस की बात है, सिस्टम सोता रहा और मौत अपना काम कर गई। मनीषा की मौत के बाद जब पुलिस ने जांच शुरू की तो सोशल मीडिया पर उनके द्वारा पोस्ट किए गए कई वीडियो सामने आए। इन वीडियोस को देखकर किसी के भी रोंगटे खड़े हो सकते हैं। मेरे को गाली गलौज इतने गंदे लेवल की, मेरी बेटी की फोटो के ऊपर इतने गंदे कमेंट्स, लोगों को मेरा फोन हैक करा के कॉन्टेक्ट्स निकाल के उनके साथ गाली गलौज, इतना टॉर्चर और प्रेशराइज करके इस लड़के ने रखा है कि मैं क्या करूं। यह किसी वायरल वीडियो के लिए बनाई गई रिकॉर्डिंग नहीं थी, बल्कि एक बेबस मां की आखिरी पुकार थी जो अपनी और अपनी 17 साल की बेटी की जिंदगी की भीख मांग रही थी। इस खौफनाक मर्डर मिस्ट्री की जड़ें समझने के लिए हमें वक्त के पहिए को थोड़ा पीछे घुमाना होगा और चलना होगा हरियाणा के रोहतक, जहां मनीषा मित्तल का परिवार रहता था। मनीषा बचपन से ही पढ़ाई में बेहद होनहार थीं। उन्होंने केमिस्ट्री में पीएचडी की डिग्री हासिल की थी। उनका परिवार रोहतक के सबसे प्रतिष्ठित और रईस परिवारों में गिना जाता था। मनीषा के पिता धर्मपाल मित्तल एक बेहद दूरदर्शी और जुनूनी इंसान थे। शिक्षा के क्षेत्र में अपनी अलग पहचान बनाने के लिए उन्होंने पहाड़ों की रानी यानी शिमला के संजौली इलाके में सरस्वती पैराडाइज इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल की नींव रखी। यह स्कूल सिर्फ ईंट पत्थरों की इमारत नहीं था, यह मित्तल परिवार के लिए करोड़ों की दौलत और रसूख का वो समंदर था जिसकी चमक ने आगे चलकर रिश्तों का कत्ल करवा दिया। अब आगे हुआ यह कि साल 2007 में मनीषा की जिंदगी में एक बड़ा मोड़ आया। उन्होंने रेवाड़ी के एक सरकारी डॉक्टर सुभाष यादव से प्रेम विवाह कर लिया। लेकिन यह शादी उनके छोटे भाई हिमांक मित्तल को बिल्कुल भी मंजूर नहीं थी। हिमांक इस रिश्ते के इतना खिलाफ था कि शादी के बाद 2007 से ही उसने अपनी सगी बहन मनीषा से बात करना तक बंद कर दिया। इसके बाद जब भी मनीषा मायके आती तो सिर्फ अपने माता पिता से मिलकर वापस चली जाती। भाई हिमांक उन्हें देखना तक पसंद नहीं करता था। इतना ही नहीं, वह अपने जीजा यानी डॉक्टर सुभाष यादव से भी नफरत करता था। उसका मानना था कि सुभाष इस परिवार में सिर्फ मित्तल परिवार की संपत्ति पर कब्जा करने के इरादे से आए हैं। हालात इतने बिगड़ चुके थे कि लगभग 18 साल तक इन दोनों पुरुषों ने एक दूसरे की शक्ल तक नहीं देखी। इसी बीच मनीषा के पिता धर्मपाल मित्तल ने शिमला के संजौली में सरस्वती पैराडाइज इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल की नींव रखी। स्कूल को व्यवस्थित ढंग से चलाने के लिए एक सोसाइटी बनाई गई जिसका एक अहम नियम था,
वन फैमिली वन मेंबर, यानी एक परिवार से सिर्फ एक ही सदस्य गवर्निंग बॉडी का हिस्सा रहेगा। अब चूंकि साल 2007 में शादी के बाद मनीषा का परिवार कानूनी तौर पर अलग हो चुका था, इसलिए 15 अगस्त 2007 को पिता धर्मपाल मित्तल ने उन्हें सोसाइटी का वाइस प्रेसिडेंट नियुक्त कर दिया। बस यही बात छोटे भाई हिमांक मित्तल को अंदर ही अंदर चुभने लगी। उसे लगने लगा कि शिमला के इस आलीशान स्कूल और करोड़ों की संपत्ति पर उसकी बहन का अधिकार लगातार मजबूत होता जा रहा है। यहीं से हिमांक के मन में वह बीज पड़ चुका था जो आगे चलकर एक खौफनाक साजिश में बदलने वाला था। इसी के बाद साल 2016 से हिमांक ने पर्दे के पीछे एक गहरी साजिश बुननी शुरू कर दी। उसका सिर्फ एक ही मकसद था, पूरी प्रॉपर्टी से मनीषा का नाम हमेशा के लिए मिटा देना और खुद अकेले उसका मालिक बन जाना। लेकिन धीरे धीरे वक्त बीतता रहता है और कहानी में अगला मोड़ तब आता है जब पैसों की भूख रिश्तों पर पूरी तरह हावी हो जाती है। दरअसल बात अगस्त 2020 की है। पिता धर्मपाल मित्तल हिमाचल प्रदेश के थ्योग में स्कूल की एक नई ब्रांच खोलना चाहते थे। इसके लिए उन्होंने स्कूल की जमीन रेहन रखकर करीब 8 करोड़ 80 लाख रुपए का भारी भरकम लोन लिया था। लेकिन तभी कोविड महामारी आ गई। पूरा प्रोजेक्ट बीच में ही रुक गया और लोन की यह पूरी रकम बैंक में एफडी के रूप में जमा करा दी गई। अब होता यह है कि 8.25 करोड़ की इस रकम ने हिमांक की नीयत को पूरी तरह बिगाड़ दिया। और इधर इसी दौरान यानी साल 2020 में इस परिवार के साथ एक और दर्दनाक हादसा हुआ। मनीषा की मां की संदिग्ध परिस्थितियों में जलने से मौत हो गई। इसके बाद आनन फानन में उनका अंतिम संस्कार भी कर दिया गया। शुरुआत में सभी ने इसे एक दुखद दुर्घटना माना, लेकिन मनीषा को शुरू से ही शक था कि उनकी मां की हत्या की गई है। उनके मुताबिक जिस परिस्थिति में उनकी मां की आग लगने से मौत हुई और जिस तरह परिवार के किसी भी सदस्य ने उन्हें बचाने की कोशिश तक नहीं की, वही उनकी सबसे बड़ी शंका की वजह थी। मनीषा का कहना था कि अगर घर में मौजूद लोगों ने उन्हें बचाने की कोशिश की होती तो भले ही उनकी मां की जान न बच पाती, लेकिन कम से कम ऐसा तो नहीं लगता कि सभी लोग सिर्फ खड़े होकर देखते रहे। उन्हें बचाने की कोशिश में परिवार के किसी न किसी सदस्य को भी कुछ न कुछ चोट या नुकसान जरूर पहुंचता। खैर, मनीषा अभी इस सदमे से उबर भी नहीं पाई थी कि महज 4 महीने बाद उनके पिता धर्मपाल मित्तल की भी बेहद रहस्यमयी परिस्थितियों में मौत हो गई। बताया गया कि उन्हें हार्ट अटैक आया था, जबकि मनीषा के अनुसार वह पूरी तरह फिट थे और किसी भी तरह की चिंता में भी नहीं थे। एक ही साल में मां और पिता दोनों की मौत। क्या यह सिर्फ संयोग था या इसके पीछे कोई बहुत बड़ी साजिश छिपी हुई थी? आप लोग भी कमेंट करके जरूर बताना। मैं मनीषा सरस्वती मित्तल रोहतक की रहने वाली हूं, लेकिन पिछले 10 सालों से रेवाड़ी में ही अपने पति के साथ रह रही थी। 2020 के अंदर प्रॉपर्टी के विवाद के कारण मेरी मम्मी को जला के मार दिया, मेरे सगे भाई ने ही मार दिया। उसके 4 महीने के बाद किसी मिस्टीरियस तरीके से पापा को भी खत्म कर दिया गया। पता चला तब मैंने उसके बाद में जैसे कार्रवाई शुरू करी तो उन्होंने नकली कागज बना के नकली जगह पे अपने प्रॉपर्टी जबरदस्ती अपने नाम करवा के कि ये कब्जा मेरा है, यहाँ पर है, तूने अगर इसकी तरफ देखा मैं तेरे को मार दूंगा। हर तरफ से प्रशासन के थ्रू भी उसके खिलाफ इंक्वायरी रिपोर्ट्स है। सारे के सारे ऑर्डर उसके खिलाफ होने के बावजूद पैसा और ताकत के दम पे कभी मारने की कोशिश करता है, कभी कहता है कि तू कैरेक्टरलेस है, तू इस तरह से है कि मैं खुद ही खुदकुशी कर लूं और मैं मर जाऊं। इधर माता पिता की चिता की राख अभी ठंडी भी नहीं हुई थी कि भाई हिमांक मित्तल बैंक से एफडी के सारे रुपए निकालकर रातों रात रोहतक फरार हो गया। जब मनीषा ने कानूनी तौर पर पूरे मामले की जांच शुरू की तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। उनके अनुसार हिमांक ने फर्जी दस्तावेजों और जाली दस्तखतों के सहारे धीरे धीरे स्कूल की पूरी गवर्निंग बॉडी बदल दी थी और खुद को उसका प्रेसिडेंट घोषित कर दिया था। लेकिन मनीषा चुप बैठने वालों में से नहीं थी। उन्होंने इस कथित नाइंसाफी के खिलाफ डटकर लड़ने का फैसला किया। उन्होंने आरटीआई के जरिए जरूरी दस्तावेज निकलवाए और एसडीएम कोर्ट में अपील दायर की। जांच के दौरान हैंडराइटिंग एक्सपर्ट्स ने स्पष्ट किया कि दस्तावेजों पर मौजूद पिता के हस्ताक्षर जाली थे। इसके साथ ही मनीषा की कानूनी लड़ाई लगातार मजबूत होती चली गई। आखिरकार 16 दिसंबर 2025 को कोर्ट का फैसला मनीषा के पक्ष में आया। यह फैसला सिर्फ एक कानूनी जीत नहीं था,
इसका मतलब था कि हिमांक की वर्षों से बनाई जा रही पूरी योजना बिखरने लगी थी। अपनी हार सामने देखकर हिमांक पूरी तरह बौखला गया। मनीषा का आरोप था कि उसने उनके पति डॉक्टर सुभाष यादव को पैसे, ताकत और करोड़ों की प्रॉपर्टी में हिस्सेदारी का ऐसा लालच दिया कि वह पति अपनी ही पत्नी के खिलाफ खड़ा हो गया। लेकिन मनीषा पीछे हटने वाली नहीं थी। अपनी 17 साल की बेटी के भविष्य को देखते हुए उन्होंने हर कीमत पर यह कानूनी लड़ाई जारी रखने का फैसला किया। दरअसल इस कहानी का एक और पहलू भी था। शादी के कुछ साल बाद ही मनीषा और उनके पति के रिश्तों में दरार आनी शुरू हो गई थी। समय के साथ यह विवाद इतना बढ़ गया कि मनीषा अपनी बेटी को लेकर शिमला आ गई और वहीं अलग रहने लगी। रेवाड़ी की अदालत में दोनों के बीच कानूनी मामला भी चल रहा था। इधर शिमला में मनीषा अपने भाई हिमांक के खिलाफ माता पिता की संदिग्ध मौत और कथित फर्जीवाड़े की कानूनी लड़ाई अकेले लड़ रही थीं। एक एक करके कोर्ट के फैसले उनके पक्ष में आते जा रहे थे। यह देखकर हिमांक बुरी तरह घबरा गया। उसे समझ आ गया था कि कानून की इस लड़ाई में मनीषा को हराना लगभग नामुमकिन है और यहीं उसने वह चाल चली जिसकी शायद मनीषा ने भी कभी कल्पना नहीं की होगी। जिस जीजा की शक्ल तक वह पिछले 18 साल से देखना पसंद नहीं करता था, हिमांक सीधे उसी के पास पहुंच गया कि उसने डॉक्टर सुभाष यादव को पैसे, ताकत और करोड़ों की प्रॉपर्टी में हिस्सेदारी का ऐसा लालच दिया कि वह पति अपनी ही पत्नी के खिलाफ खड़ा हो गया। हिमांक का मकसद बिल्कुल साफ था, मनीषा को मानसिक रूप से इस कदर तोड़ देना कि वह पूरी तरह अकेली पड़ जाए और मजबूर होकर कोर्ट से अपना केस वापस ले लें। मनीषा ने अपनी आखिरी वीडियोस में रोते हुए यही दर्द बयां किया था। उन्होंने कहा था कि जिस इंसान के लिए उन्होंने अपना घर बार छोड़ा, आज वही इंसान उनके जान के प्यासे भाई के साथ मिलकर उनके खिलाफ साजिशें रच रहा है। लेकिन जब धमकियां, कथित हैकिंग और मानसिक प्रताड़ना के बावजूद भी मनीषा पीछे नहीं हटी, तब पुलिस के अनुसार हिमांक मित्तल ने वह फैसला लिया जिसके बारे में कोई सगा भाई सपने में भी नहीं सोच सकता था। उसने अपनी ही बहन की सुपारी देने की साजिश रच डाली। लेकिन इस पूरी साजिश को अंजाम देने से पहले उसने एक बेहद शातिर चाल चली। 1 जून 2026 को रोहतक के सिंहपुरा गांव के पास हिमांक मित्तल पर कुछ अज्ञात लोगों ने हमला कर दिया। इस हमले में उसके दोनों पैरों और एक हाथ में मल्टीपल फ्रैक्चर हो गए, जिसके बाद वह बिस्तर पर पहुंच गया। पुलिस को शक है कि यह हमला हिमांक ने खुद पर ही जानबूझकर करवाया था ताकि अगर मनीषा की हत्या हो जाए तो शक की पहली सुई उसकी तरफ न घूमे, क्योंकि उस समय वह खुद अस्पताल के बिस्तर पर लाचार पड़ा हुआ दिखाई दे रहा था। लेकिन पुलिस जांच के अनुसार बिस्तर पर लेटे लेटे ही हिमांक ने अपने बिजनेस पार्टनर और सबसे भरोसेमंद दोस्त गोविंद को इस काम में लगा दिया। हिमांक ने गोविंद के बैंक अकाउंट में 8.5 लाख रुपए ट्रांसफर किए। इसी रकम में से गोविंद ने हरियाणा के झज्जर और सुनारिया के 2 कथित पेशेवर शूटरों आशीष अहलावत और दीपक को महज 70,000 रुपए एडवांस देकर हायर कर लिया। दरअसल शिमला स्थित सरस्वती पैराडाइज इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल और मनीषा के परिसर में लगे सीसीटीवी कैमरे P2P यानी पीयर टू पीयर नेटवर्किंग तकनीक से लैस थे। इसका मतलब था कि दुनिया के किसी भी कोने से उन कैमरों का लाइव फीड देखा जा सकता था। पुलिस जांच के अनुसार इस लाइव फीड का ऑनलाइन एक्सेस किसी और के पास नहीं, बल्कि रोहतक में बिस्तर पर लेटे हिमांक मित्तल के पास भी था। यानी मनीषा को शायद यह एहसास भी नहीं था कि उनके हर कदम पर किसी की नजर थी। हिमांक अपने मोबाइल की स्क्रीन पर बहन मनीषा की हर गतिविधि लाइव देख रहा था। इतना ही नहीं, उसने यह एक्सेस अपने दोस्त गोविंद और कथित शूटरों के साथ भी शेयर कर दिया था। यही वजह थी कि शूटरों को हर पल पता रहता था कि मनीषा कब कमरे से बाहर निकली, कब स्कूल के गेट की तरफ बढ़ी और कब वह बिल्कुल अकेली थी। और 13 जून 2026 की शाम उन्हें उसी पल का इंतजार था। जैसे ही कैमरों में मनीषा की मूवमेंट दिखाई दी, शूटरों को सिग्नल मिल गया। इसके कुछ ही पलों बाद उन्होंने पॉइंट ब्लैंक रेंज से मनीषा पर गोलियां बरसा दी। हत्या को अंजाम देने के बाद दोनों शूटर सफेद रंग की एक स्विफ्ट कार में सवार होकर हिमाचल के लिंक रोड से होते हुए हरियाणा की तरफ फरार हो गए। दूसरी तरफ मर्डर की खबर मिलते ही मास्टरमाइंड हिमांक मित्तल ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो जारी किया। उस वीडियो में उसने अपने प्लास्टर बंधे हाथ पैर दिखाते हुए कहा,
मेरा इस मर्डर से कोई लेना देना नहीं है। मैं तो खुद एक हमले का शिकार होकर बिस्तर पर पड़ा हूं। मैं पुलिस जांच में पूरा सहयोग करूंगा। पहली नजर में यह बयान कई लोगों को सच भी लगा, लेकिन अपराधी एक बहुत बड़ी गलती कर चुके थे और वही गलती उन्हें जेल तक ले जाने वाली थी। हिमाचल पुलिस की स्पेशल टीम और टेक्निकल सर्विलांस विंग ने बयानों पर नहीं बल्कि वैज्ञानिक सबूतों पर काम करना शुरू किया। जब पुलिस ने शूटरों की मोबाइल लोकेशन ट्रेस की तो पता चला कि वारदात से कुछ दिन पहले गोविंद, आशीष और दीपक तीनों की लोकेशन शिमला के उसी स्कूल के आसपास एक साथ दर्ज हुई थी। इसके बाद पुलिस ने बैंक खातों की फोरेंसिक जांच शुरू की। यहीं से इस पूरी साजिश की कड़ियां एक एक करके जुड़ने लगीं। पुलिस के अनुसार हिमांक द्वारा गोविंद के खाते में भेजे गए 8.5 लाख रुपए और फिर गोविंद के खाते से शूटर दीपक के खाते में ट्रांसफर हुई रकम का पूरा वित्तीय ट्रेल जांच एजेंसियों के हाथ लग चुका था। अब शिमला पुलिस ने सटीक और त्वरित कार्रवाई करते हुए महज 40 घंटों के भीतर दोनों कथित शूटरों आशीष और दीपक को रोहतक से दबोच लिया। इनसे हुई कड़ी पूछताछ के बाद पुलिस गोविंद तक पहुंची और उसे भी गिरफ्तार कर लिया गया। पूछताछ के दौरान गोविंद ने पुलिस के सामने घुटने टेक दिए। पुलिस के अनुसार उसने पूरी साजिश का खुलासा करते हुए कबूल किया कि इस पूरे मर्डर का असली मास्टरमाइंड कोई और नहीं बल्कि मनीषा का सगा भाई हिमांक मित्तल ही है। इसके बाद 29 जून 2026 को पुलिस ने घायल अवस्था में ही हिमांक मित्तल को भी गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे भेज दिया। आज इस मामले के सभी आरोपी जेल की सलाखों के पीछे हैं और अदालत में चल रही कानूनी प्रक्रिया के तहत अपने मुकदमे के नतीजे का इंतजार कर रहे हैं। मनीषा मित्तल मर्डर केस सिर्फ एक क्राइम स्टोरी या प्रॉपर्टी का विवाद नहीं है। यह हमारे खोखले होते जा रहे पारिवारिक मूल्यों और प्रशासनिक व्यवस्था पर उठते उन गंभीर सवालों की कहानी भी है, जहां एक नागरिक बार बार अपनी जान को खतरा बताता रहा, लेकिन उसकी आवाज समय रहते असरदार साबित नहीं हो सकी। अगर समय रहते मनीषा की सुरक्षा से जुड़ी आशंकाओं पर प्रभावी कार्रवाई हो जाती तो शायद आज एक 17 साल की मासूम बेटी के सिर से उसकी मां का साया कभी न उठता। यह मामला हमें सबसे बड़ी सीख देता है कि जब भी कोई इंसान, विशेषकर एक अकेली महिला, अपनी जान को खतरा बताए तो उसकी बात को घरेलू रंजिश कहकर हल्के में लेने की भूल कभी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि कई बार किसी की बात को सही समय पर गंभीरता से सुन लेना ही उसकी जिंदगी और मौत के बीच का सबसे बड़ा फैसला साबित हो सकता है। अब इस सनसनीखेज मामले पर आपकी क्या राय है? क्या आपको लगता है कि ऐसे मामलों में लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों की जवाबदेही भी तय होनी चाहिए? अपने विचार हमें कमेंट्स में जरूर बताइए। और जाते जाते बस इतना ही कहना चाहूंगा, रिश्ते भरोसे से बनते हैं, लेकिन जब वही भरोसा लालच के आगे हार जाए तो सबसे सुरक्षित दिखने वाला घर भी सबसे खतरनाक जगह बन सकता है। अपना और अपने परिवार का हमेशा ख्याल रखिए। जय हिंद।